हेलो साथियों, स्वागत है आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे सारी जो है शुरुआत से आर्ट ऑल क्लासेस की क्लासेस पढ़ी हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देना स्टार्ट किए हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए वैदिक काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो उस चैप्टर था आपका समाप्त हो चुका था। हमने आपको उसके साक्ष्य, उसके अंतर्गत जितने भी आपके स्थल थे, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। अब आज हम देखते हैं नए चैप्टर के बारे में। ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करो, लोगों को पहुँचाइए और लोगों को जुड़वाइए। ठीक है। और ये आप लोग कर नहीं रहे। फिलहाल हमारी एक आपसे निवेदन है कि ज़्यादा जो भी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो सहपाठी हैं, ठीक है, और हिस्ट्री की यानी कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर जुड़वाइए, क्योंकि ये मत समझिए कि ड्राइंग से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी कंपटीशन क्लासेस हैं जिसमें आपका इन सारी चीज़ों का उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है साबित होगा। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके पॉइंट। आज का वैदिक युग है, वैदिक काल जो हमारा है उसका समय है आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व। पूरा जो दिया गया है वैदिक काल का जो समय है वो आपका है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। अब उसके अंतर्गत क्या हुआ कि वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसका समय, अब दो भागों में क्या क्या बांटा गया हम देख लेते हैं। पहला जो आपका है उसका समय दिया गया पूर्व वैदिक काल। ठीक है। पूर्व वैदिक काल का जो समय दिया गया है उसका दिया गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दूसरा जो भाग जो विभाजित हुआ है उसका नाम रखा गया है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, अब उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ये याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं इसका जो पहला पार्ट आपका है पूर्व वैदिक काल, उसके अंतर्गत हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत इसको हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ऋग्वेद है हमारा इसी काल के समय में आपका उल्लेख किया गया है, सारी चीज़ें जानकारी भी मिली है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके क्या इसका जानकारी मिलती है। तो नंबर 1 पे लिखा गया है यहाँ पे, वैदिक युग के निर्माता आर्य थे जो मध्य एशिया से चरवाहे के रूप में आते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 पे आपका लिखा गया है, वैदिक युग के निर्माता आर्य थे जो मध्य एशिया से चरवाहे के रूप में आए थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, मध्य एशिया से आने का मत मैक्स मूलर का है जो सर्वमान्य। अब मध्य एशिया, अब लोग कहते हैं कि ये कहाँ से आए थे, कैसे यहाँ पे चरवाहे आए, तो वहाँ मैक्स मूलर जो एक हमारे पुरातत्व विभाग के जो भी हो वहाँ पे पुरातत्व विभाग के, ठीक है, तो उनके अंतर्गत जो मत रखा गया है, मैक्स मूलर जो थे उस समय, उनके अंतर्गत ये सारे साक्ष्य जो हैं सर्वमान्य किए गए। ठीक है, इसीलिए दूसरे नंबर पर लिखा गया है कि मध्य एशिया से आने का मत मैक्स मूलर का है जो सर्वमान्य है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके आगे हम लिखा गया तीसरे नंबर पे कि इनका प्रमुख पशु व्यापार की दृष्टि से घोड़ा था, क्योंकि हमने बताया था कि वैदिक काल का जो पशु है घोड़ा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय वैदिक काल में ही घोड़े का ज्ञान हो गया था, कि इसीलिए लिखा गया है इनका प्रमुख पशु जो था वो क्या था, पशु जो था घोड़ा ही था। आगे हम देख लेते हैं, लिखा गया है वेद आर्यों का प्राचीन ग्रंथ था। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट जरूर बताएंगे, वेद आर्यों का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि हमने बताया कि पूर्व वैदिक काल में आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वैदिक यानी कि ऋग्वेद, ठीक है, वो आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि वेद आर्यों का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वेदों की ही रचना की गई थी। आप जानते हो सभी लोग 4 वेद 6 शास्त्र, ठीक है,
और 6 वेदांग हैं। ठीक है, वो हम आगे आपको अगली क्लास में बताएंगे कौन से वेदांग हैं, कैसे पुराण है, कितने उपनिषद हैं, वो सब अगली क्लास में। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको बता रहे वेद आर्यों का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब आगे पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, आपको दिख रहा है 5 नंबर पे। इसी समय ओबदार पात्रों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया। इन ओबदार पात्रों को PGW यानी कि इसको फुल फॉर्म कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो ओबदार पात्र यानी कि जो बर्तन बनते थे उस पर ओबदार पात्रों का यानी ओबदार पात्रों का प्रयोग किया गया है, जिनको हम PGW पेंटेड और कहा गया है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर पे क्लियर कर दिया गया है। उसके आगे हम देखते हैं 6 नंबर पे लिखा गया है ऋग्वेद की रचना वैदिक काल से हुई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमने बताया कि जो ऋग्वेद है आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेदों में। अगर देखते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए लिखा गया है कि ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई है। ठीक है, सबसे पहले का जो आपका वेद है वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, तो 6 नंबर पे ये हो गया। अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत यहाँ पे हम लिख दिया ऋग्वेद, तो यहाँ पे मंडल जो आपके हैं वो 10 हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद के अंतर्गत मंडल जो आपके हैं वो 10 हैं। उसके बाद सूक्तियाँ जो इसके अंतर्गत हैं वो 1028 हैं सूक्तियाँ। ये नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपके सेमेस्टर में भी, और आपके TGT आर्ट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये सूक्तियाँ 1028 हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मंडल 10 हैं, सूक्तियाँ 1028 हैं। ठीक है, उसके बाद ऋचाएँ लिखी गई। ऋचाएँ कितनी है तो ये याद रखिए 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, मंडल 10, सूक्तियाँ 1028 और ऋचाएँ 10,552 हैं। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है प्राचीन ग्रंथ है, तो इसके अंदर कितने मंडल हैं और कितनी सूक्तियाँ हैं और कितने ऋचाएँ। एक अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं तो एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा दोबारा क्लास लेकर के। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि 7 नंबर पे क्या लिखा हुआ गया। तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा गया है, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा गया है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास के वर्णन में हमें 1500 ईसा पूर्व के आसपास के वर्णन में हमें गद्य रूप में मिलता है। ठीक है, जिसमें कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, क्योंकि ऋग्वेद जो वेद है बहुत ही पहले यानी प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कला शब्द का प्रयोग किया गया है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है TGT आर्ट में भी, कि पूछा जा सकता है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है। तो आप वहाँ पे ऑप्शन आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको ये जरूर जानकारी लेनी है कि यहाँ पे सबसे पहले जो कला शब्द का प्रयोग किया गया है वो ऋग्वेद काल यानी कि ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं नंबर 8 पे लिखा गया है ऋग्वेद में चित्रकार को योगी कहा गया है। हाँ, अब उस समय जो चित्रकार होता था यानी कि जो चित्र यानी मूर्ति कुछ भी बनाता था उसको योगी ही कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद काल के समय में यानी कि आपका जो वैदिक काल था उस समय आप चित्रकार को योगी कहा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र का पवित्र मंत्र ऋग्वेद से उच्चारित है, ये भी याद रखिएगा। गायत्री मंत्र सभी लोग जानते हो, इसमें बताने की कोई नई बात नहीं है। ओम भर्गो स्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। सारी जो आपका मंत्र है इनके अंतर्गत बहुत सारे मंत्र हैं, ऐसा नहीं कि इसी मंत्र को उच्चारण किया गया है, उल्लेख किया गया है, बहुत सारे आपके उल्लेख हैं। तो गायत्री मंत्रों का जो उल्लेख है वो भी ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं
नंबर 9 पे लिखा गया है आपका, ठीक है। सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा को माना जाता है। सभी लोग जानते हो कि ब्रह्मा के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है और ब्रह्मा ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, ठीक है। तो ब्रह्मा प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। अब उनको क्या पता है कि नाक कहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि एक ब्रह्मा ऐसे चित्रकार हैं, उनको क्या पता है कि नाक लंबी करनी है, कितनी करनी है, कान कैसे करने हैं, आँख कैसे, कैसे मनुष्यों की सुंदरता बढ़ेगी। तो चित्रकार का मतलब ये होता है कि मनुष्यों की सुंदरता और मनुष्यों का रूपरेखा अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नाक नीचे कर दें, हाँ, और मुंह ऊपर कर दें, तो मनुष्यों का जो रूपरेखा है वो बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए उस जो सृष्टि का निर्माता है वो ब्रह्मा को माना जाता है, जो अंतः ब्रह्मा का प्रथम चित्रकार मानते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम चित्रकार जो है वो ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसके बिना, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कि अगर मान लो कानों को मुंह पे कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, जहाँ पे जो योग्य है उसको रखा गया है, इसीलिए ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना जाता है। तो आज की जो क्लास है आपकी, हमने वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया है, समझा भी दिया है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको एक एक करके हमने बता भी दी है, ठीक है। और नई क्लास जो इसी की होगी आपकी उत्तर वैदिक काल की होगी, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जिस किसी को अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और कोशिश करिए, पढ़िए। और आप लोगों के बीए के और एमए के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 3 तारीख से बीए के स्टार्ट होंगे। कल हो सकता है क्लास आप लोगों की स्कीम के बारे में हम जानकारी देंगे, क्या परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो आप लोगों के 24 तारीख से पेपर थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कल क्लास, उनके लिए हम ज़रूर डालेंगे। और इस वीडियो को लाइक और वीडियो शेयर कराइए, ठीक है, और करिए भी, और सब्सक्राइब और जुड़वाइए ज़रूर, ठीक है। कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, विनती है आप लोगों से कम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करोगे वीडियो तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।